हाँ जी, तो आप सब लोग ब्रेक से वापस आ गए और ऐसा मैं होप करता हूं कि आप लोग आ गए हैं। ब्रेक से पहले हम लोगों ने आज कुछ टफ क्वेश्चंस किए थे, बड़े क्वेश्चंस किए थे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक के बाद में मैं आपको थोड़ा सा रिलीफ देता हूं और ब्रेक के बाद में अब मैं आपको थोड़े छोटे और इजी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ में डिस्कस करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एच लिमिटेड प्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। द कस्टमर इज इंक्वायरिंग अबाउट अ फर्दर 30 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके बेटा, हमने पहली 10 यूनिट हम बना चुके हैं और कस्टमर ने हमसे 30 यूनिट और डिमांड की है। दैट मीन्स अगर मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाएगा 40 यूनिट्स का। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल 10 यूनिट्स वाज, बेटा 10 यूनिट बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी है? मटेरियल, वेरिएबल लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स, अदर ओवरहेड्स, मशीन टूल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। पहला स्टार लगा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड के बारे में, ये लिखा है डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वेरिएबल लेबर कॉस्ट। मतलब ये जो खर्चा है वेरिएबल ओवरहेड्स का, ये डायरेक्टली चेंज होगा किसके प्रोपोर्शन में? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के प्रोपोर्शन में। ओके, डबल स्टार लगा हुआ है अदर ओवरहेड्स के लिए, जिसके लिए नीचे लिखा है एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ वेरिएबल लेबर कॉस्ट, और ये वेरिएबल लेबर कॉस्ट के 20% के बराबर है। ओके, ट्रिपल स्टार लगा हुआ है मशीन टूल कॉस्ट के ऊपर और नीचे ट्रिपल स्टार कहता है ऑल मशीन टूल्स कैन स्टिल बी यूज्ड ऑल्दो ऑल कॉस्ट रिकवर्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर। सवाल कहता है जो टूल्स हमने पहले वाले ऑर्डर के लिए खरीदे थे वही टूल्स यहां पर भी काम आ जाएंगे, हमें नए टूल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड नंबर 2, जो हमारे टूल्स हैं उनकी कॉस्ट को हमने पहले ही ऑर्डर में रिकवर कर लिया है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अपना सवाल कहता है आपको 80% लर्निंग कर्व है और आपको टोटल कॉस्ट निकाल के बतानी है 30 यूनिट्स के इस बैच की। ठीक है, तो 30 यूनिट्स के इस बैच की जो कॉस्ट है वो मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। अच्छा, अब एक सेकेंड, एक बात का ध्यान रखना, 10 यूनिट्स का डबल प्रोडक्शन होता है 20 और 20 का डबल होता है 40। ठीक, और इस प्रपोजल के बाद जो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा वो भी कितना होगा? 40 यूनिट्स का। ठीक, तो चलिए मैं यहां पे एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट में ये कॉलम हो गया क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, देन एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट एंड लास्ट टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स। अब क्वेश्चन कहता है कि 10 यूनिट अगर आप बनाते हैं तो 10 यूनिट बनाने में टोटल जो लेबर आवर्स लगे वो लगे 500। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट बनाने में जो लेबर आवर्स आपको लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? 50। अगर क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन डबल हो जाता है तो आपका लर्निंग कर्व रेशियो 80% है, तो जो आपका एवरेज टाइम है वो ऑटोमेटिकली 80% हो जाएगा। 50 का 80% 40 आवर्स हो जाएगा। 20 इंटू 40 800 आवर्स। अगर मेरा प्रोडक्शन 20 का डबल 40 हो जाता है तो मेरा जो एवरेज टाइम है वो अगेन 80% रह जाएगा, तो मेरा एवरेज टाइम हो जाएगा 32 आवर्स का। तो 40 इंटू 32 टोटल लेबर आवर्स हो जाएंगे 1280। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 यूनिट के बाद
30 यूनिट और बनाता हूं, अगर मैं 10 यूनिट के बाद 30 यूनिट और बनाता हूं, तो जो मेरे इंक्रीमेंटल लेबर आवर्स होंगे वो हो जाएंगे कितने? 780। मतलब यदि मैंने 10 यूनिट के बाद 30 यूनिट का ऑर्डर और हैंडल किया तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाएगा 40 यूनिट्स का, और इस 30 यूनिट को बनाने में जो टोटल लेबर आवर्स लगेंगे वो मुझे लगेंगे कितने? 780। ठीक है। अब मुझसे इस क्वेश्चन में इन 30 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट मांगी है, तो लीजिए बेटा, सबसे पहला मटेरियल्स। बेटा सिंपल सी बात है, 3000 का रॉ मटेरियल लगा 10 यूनिट्स बनाने में, तो बताइए बेटा 30 यूनिट्स बनाने में कितने का रॉ मटेरियल लगेगा? 9000 का। वेरिएबल लेबर कॉस्ट, बेटा इन 30 यूनिट्स को बनाने में, इन 30 यूनिट्स को बनाने में मुझे 780 घंटे लगेंगे, और 1 घंटे की रेट मुझे दे रखी है 10 रुपए, तो वेरिएबल लेबर कॉस्ट है 7800। इसके बाद में आएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे बेस्ड है, तो बेटा वेरिएबल ओवरहेड 1000 का होता था जब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 5000 की होती थी। तो बताइए अगर वेरिएबल लेबर कॉस्ट 7800 की हो गई है तो वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 1560। देन अदर ओवरहेड्स, क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि जो अदर ओवरहेड्स है वो वेरिएबल लेबर कॉस्ट का 20% है, तो लीजिए बेटा वेरिएबल लेबर कॉस्ट का 20% आप यहां पे चार्ज कर लीजिए 1560। एंड लास्ट मशीन टूल कॉस्ट। बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि इस जॉब के लिए जो मशीन टूल्स हमें चाहिए वो वही वाले काम आ जाएंगे जो हमने पिछले जॉब के लिए, मतलब जो पहला ऑर्डर लिया था 10 यूनिट का, वही वाले टूल हमारे काम में आ जाएंगे, और टूल की पूरी कॉस्ट हम पहले ऑर्डर में रिकवर कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्डर के लिए मुझे कोई टूल कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? 9000 प्लस 7800 प्लस 1560 प्लस 1560, कुल मिला के टोटल कॉस्ट आ रही है 19920। तो लीजिए बेटा हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगी 19920। तो 10 यूनिट के बाद अगर हमारे पास 30 यूनिट का ऑर्डर और आता है तो बेटे उस 30 यूनिट को बनाने में जो हमारी कॉस्ट लगने वाली है वो सिर्फ लगने वाली है कितनी? 19920। खत्म सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, इंजन लिमिटेड मैन्युफैक्चर इंजन माउंटिंग फॉर वाइड बॉडीड एयरलाइंस। ओके, they have been asked to bid on a prospective contract for 90 engine mounting for a jumbo jet aircraft। सवाल कहता है इन्हें ऑर्डर प्लेस करना है एक जंबो जेट एयरक्राफ्ट के लिए, और बेटा इनको कितने इंजन सप्लाई करने हैं? 90। They have just completed an initial run of 30 of these mountings at the following cost। और बेटा इन्होंने अभी अभी 30 इंजन माउंटिंग का काम पूरा किया है। अब सुनो, 30 इंजन माउंटिंग्स का काम पूरा किया है और अब 90 इंजन माउंटिंग का काम और आ गया, तो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाएगा 120 माउंटिंग्स। ठीक है, अब इसमें देखो 30 का डबल 60 और 60 का डबल 120, तो 30 के बाद अगर 90 माउंटिंग्स का काम और करेंगे तो टोटल क्यूमुलेटिव माउंटिंग होगी 120। 30 का डबल 60 और 60 का डबल हो जाएगा 120। दैट मींस ये जो सेम क्वेश्चन मैंने किया है यहां पर इस सवाल में भी सेम इंफॉर्मेशन है, बस मुझे करना क्या है, 30 से मैं जाऊंगा 60 पे, 60 से मैं जाऊंगा 120 पे, और 30 और 120 का जो डिफरेंस है
30 यूनिट्स का काम मैं कर चुका हूं, टोटल 120 मेरे को यूनिट्स बनानी है। तो दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो 90 माउंटिंग्स में लगने वाला जो टाइम है वो मुझे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यहां पे 30 माउंटिंग्स में लगने वाला टाइम कैलकुलेट किया, उसी तरीके से अपन 90 माउंटिंग्स में लगने वाला टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे कह रहा है दे हैव जस्ट कंप्लीटेड एन इनिशियल रन ऑफ 30 ऑफ दीज माउंटिंग्स एट द फॉलोइंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, टूलिंग कॉस्ट, और आगे देखो टूलिंग कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखा है रीयूजेबल। इसका मतलब मैं 90 माउंटिंग्स का जब ऑर्डर पूरा करूंगा तो उसके लिए मुझे टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स मुझे दे रखा है पर लेबर आवर, फिक्स्ड मुझे दे रखा है पर आवर। ओके, आगे सवाल कहता है an 80% learning curve is thought to be pertinent in this case. The marketing director believes that a quotation is unlikely to be accepted if it exceeds 1,10,000. मार्केटिंग डायरेक्टर का यह कहना है कि अगर हमने इस कस्टमर को 1,10,000 से ज्यादा की कोटेशन दी तो ये कोटेशन फेल हो जाएगी, हमें ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। सवाल कहता है एंड एज द कंपनी आर शॉर्ट ऑफ वर्क ही बिलीव्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वाइटल, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल हमारे पास काम नहीं है इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, you are required to comment whether it is worth accepting at rupees 1,10,000. state your assumption clearly. आपको बेटा ये कैलकुलेट करके बताना है कि क्या 1,10,000 में ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना प्रेफरेबल है या नहीं है। एक बात आपको बेटा यहां पे एक बात को बड़े ध्यान से समझना है कि यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड आपको दे रखा है लेबर आवर्स पे 50 पैसा। कितना? लेबर आवर्स पे 50 पैसा। लेकिन आप लोग भली प्रकार से जानते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड ही होता है। इसका मतलब अगर मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा तो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करने पर मेरा कोई फिक्स्ड ओवरहेड एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इसका मतलब जो फिक्स्ड ओवरहेड मेरा लग रहा है वही लगेगा। अगर मैं 90 माउंटिंग्स का काम और करता हूं तो इस 90 माउंटिंग्स के एक्स्ट्रा काम के लिए मेरी कोई फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लगेगी। इसका मतलब यहां मुझे 30 माउंटिंग्स पे फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, लेकिन जब मैं 90 माउंटिंग्स के प्रपोजल को एनालाइज करूंगा तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड को कंसिडर नहीं करूंगा। और कंसिडर क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अगर मैं 90 माउंटिंग्स का काम और करता हूं तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड और नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब इस 90 माउंटिंग्स के काम के लिए कोई फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करें। अब वैसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन ठीक है चलो कर लेते हैं। वैसे मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क भी दे सकता हूं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको करवाया वही सेम क्वेश्चन है। बस आपको टोटल कॉस्ट को 1,10,000 के रेवेन्यू से कंपेयर करके बताना है कि हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। और उसमें भी एक बात का ध्यान रखना है, क्या आपकी 90 माउंटिंग्स के लिए कोई टूलिंग कॉस्ट नहीं लग रही क्योंकि टूल्स रीयूजेबल है। एंड नंबर 2, जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसे आपको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 माउंटिंग्स का काम एक्स्ट्रा करोगे तो फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ने वाला नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्स्ट्रा लगने वाला नहीं है। मतलब इस 90 माउंटिंग्स के काम के लिए कोई फिक्स्ड ओवरहेड इनकर नहीं होगा। ठीक है, तो उसे भी इग्नोर करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप लोगों में से किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ठीक कर रहा हूं ना? क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वही आपको करना है 30, 60, 120। उसी तरीके से आपको 90 माउंटिंग्स में लगने वाला टाइम निकाल लो और कॉस्ट निकाल के कंपेयर कर लो। ठीक है, करके लाना। ओके, आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए।
तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अ कंपनी हैज 10 वर्कर्स हु वर्क 25 डेज अ मंथ ऑफ 8 आवर्स पर डे। एक कंपनी में 10 डायरेक्ट वर्कर हैं जो कि रोजाना एक महीने में 25 दिन काम करते हैं और रोजाना 8 घंटे काम करते हैं। अब आप मुझे बताइए बेटा 10 वर्कर हैं, महीने में 25 दिन और रोज के 8 घंटे, इसका मतलब ये कितने घंटे काम करते हैं? 2000 घंटे। अच्छा, द एस्टिमेटेड डाउन टाइम इज 25% ऑफ द टोटल टाइम अवेलेबल। लेकिन इस टोटल टाइम में से जो 25% टाइम है वो अनप्रोडक्टिव है, डाउन टाइम है। बेटा आप लोगों ने आईपीसीसी से आप लोग ये वाली बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई भी नुकसान अगर आपको परसेंटेज में दिया गया है तो ध्यान रखिए वो नॉर्मल लॉस होता है। अब यहां पे मुझे बता रहा है कि मेरे पास जितना भी टोटल टाइम है उसका 25% डाउन टाइम है। इसका मतलब 25% जो टाइम है वो तो वेस्ट होगा ही होगा, उसे रोका नहीं जा सकता, वो तो नॉर्मल लॉस है। अब आप मुझे बताइए कि अगर 500 आवर्स का टाइम 25% टाइम अगर नॉर्मल आइडल टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं? कितने? 1500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर अ प्रोडक्ट, द फर्स्ट यूनिट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर 40 लेबर आवर्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक नए प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर को पूरा करने में, इस यूनिट को बनाने में हमें 40 घंटों का समय लगता है पहले यूनिट में। ठीक है, द कंपनी एक्सपेक्ट्स 80% लर्निंग कर्व फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। और बेटा इसका कॉफिशिएंट वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.322। अच्छा, द कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट डेटा एज अंडर। और सवाल कहता है कि जो कंपनी है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करती है। आप लोग ने बेटा ये वाली बात आईपीसीसी में भी पढ़ रखी है और सीए फाइनल में मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में भी हमने ये वाली बात डिस्कस की है। आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को लेते हैं। एक बात। नंबर 2, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाते समय जो हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड को या फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, वो किस पर करते हैं? वो किस पर करते हैं? रिकवरी रेट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? रिकवरी रेट के बेसिस पर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मुझे फिक्स्ड ओवरहेड की रिकवरी रेट की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि मुझे यहां पे लगाना क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी लेते हैं, फिक्स कॉस्ट भी लेते हैं। और फिक्स कॉस्ट किस पर बेस्ड होती है? एस्टिमेटेड रिकवरी रेट पर। ठीक है, अब सुनिए आगे सवाल कहता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 60 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 6 रुपीज पर लेबर आवर, वेरिएबल ओवरहेड है ₹1 पर लेबर आवर और फिक्स्ड ओवरहेड मुझे दे रखा है 7500 पर मंथ। अब मुझे फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ मुझे दे रखा है 7500, लेकिन मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? रिकवरी रेट। तो मुझे फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ दे रखा है, इसे मुझे रिकवरी रेट में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। वर्किंग नोट में मैंने कर दिया वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लेबर आवर्स पर मंथ। तो आइए बेटा सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे नॉर्मल लेबर आवर्स पर मंथ जो हैं वो कितने हैं। तो लेबर आवर्स अवेलेबल पर मंथ कितने? 10 वर्कर हैं,
25 दिन हैं, 8 घंटे रोज। इसका मतलब एक महीने में जो हमारे पास टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल हैं वो 2000 है। इसमें से अपन माइनस करेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। अब बताइए बेटा हमारा नॉर्मल आइडल टाइम कितना है? 25%। बेटा डाउन टाइम बोले या आइडल टाइम बोले एक ही बात है, वो है 500 लेबर आवर्स। अब बेटा लेबर आवर्स अवेलेबल में से नॉर्मल आइडल टाइम को लेस कर दिया तो मेरे पास आ जाएंगे नॉर्मल लेबर आवर्स। और बेटा जो मेरे नॉर्मल लेबर आवर्स हैं वो नॉर्मल लेबर आवर्स कितने हैं? 1500। मेरे नॉर्मल लेबर आवर्स कितने हैं? 1500। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। बेटा अभी अगर ये क्वेश्चन कहता कि हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं तो बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं तो मुझे ये रिकवरी रेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगानी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों लेना है, तो फिक्स कॉस्ट को जोड़ने के लिए मुझे रिकवरी रेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो ले लेते रिकवरी रेट पर लेबर आवर इज इक्वल्स टू, बेटा एक महीने में हमारा फिक्स्ड ओवरहेड लगने वाला है 7500 का, ठीक है। तो एक महीने का खर्चा कितना है? 7500। और एक महीने के जो नॉर्मल लेबर आवर्स हैं वो कितने हैं? 1500। तो हमारी जो रिकवरी रेट पर लेबर आवर है वो रिकवरी रेट पर लेबर आवर कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज पर आवर। तो बेटा मैंने यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ को फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर में बदल दिया है। आइए बेटा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 की। वर्किंग नोट नंबर 3 में देखें, पहला कॉलम में बनाऊंगा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन के बाद में मैं बना दूंगा एवरेज लेबर आवर्स का, और एवरेज लेबर आवर्स के बाद में मैं बना दूंगा टोटल लेबर आवर्स का। ये कॉलम तो बनना ही है। अच्छा, अब यहां पे बेटा क्वेश्चन में मुझे दे रखा है ध्यान से देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। पहला सवाल मुझसे पूछा कि मुझे कॉस्ट निकाल के बतानी है पर यूनिट। मुझे कॉस्ट पर यूनिट बतानी है पहले 30 यूनिट के ऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर सवाल कहता है इफ द कंपनी रिसीव्स अ रिपीट ऑर्डर फॉर 20 यूनिट्स व्हाट प्राइस विल बी कोटेड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन दी सेलिंग प्राइस। अभी बोल रहा है अगर 30 यूनिट के बाद में 20 यूनिट का ऑर्डर और मिल गया तो बताइए हम क्या प्राइस कोट करें कि हमें सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है बेटा। अब जरा देखो बेटा, पहला यूनिट बनाने में मुझे 40 आवर्स का टाइम लगा, तो एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट भी कितने हो गए? 40। अब सुनो, लेकिन बेटा पहला ऑर्डर 30 यूनिट्स का है, तो ऑब्वियस बात है बेटा पहला ऑर्डर 30 यूनिट्स का है, तो जब मैं पहले ऑर्डर के लिए काम करूंगा तो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 30 यूनिट्स का। और 30 यूनिट्स के इनिशियल ऑर्डर के बाद में अगर 20 यूनिट्स का रिपीट ऑर्डर आया तो 20 यूनिट्स का रिपीट ऑर्डर जब आएगा तो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन हो जाएगा 50 यूनिट्स का। कितना? 50 यूनिट्स का।
अब प्रॉब्लम ये है, ना तो 30 किसी का डबल है ना 50 किसी का डबल है, तो मुझे कौन सा तरीका लगाना पड़ेगा? मैथमेटिकल तरीका। मैथमेटिकल अप्रोच यूज करनी पड़ेगी और मैथमेटिकल अप्रोच में मुझे यूज करना पड़ेगा लॉग टेबल। तो ठीक है, लेट्स सी फॉर 30 यूनिट्स। अब बात करते हैं 30 यूनिट्स के बारे में। y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर बी। y इज इक्वल्स टू, पहला यूनिट बनाने में 40 घंटे लगे, मैं 30 यूनिट बना रहा हूं, मतलब मैंने इस काम को 30 बार सीखा है और मेरा लर्निंग कर्व रेशियो है 80% और मेरा लर्निंग कर्व इंडेक्स है -0.322। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। लॉग y इज इक्वल्स टू log 40 माइनस 0.322 log 30। log y इज इक्वल्स टू, log y इज इक्वल्स टू, 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट। अब मुझे लॉग टेबल में वैल्यू देखनी है 40 की, तो मुझे देखना पड़ेगा 40 में 0 और 40 में 0 की वैल्यू है 1.6021 माइनस 0.322 इंटू log 30, 2 डिजिट है 1 पॉइंट। और बेटा 30 में 0 की वैल्यू है 4771। ठीक है, 0.322 इंटू 1.4771 माइनस 1.6021, तो बेटा यहां पे आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1.1265। log y इज इक्वल्स टू 1.1265। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.1265। बेटा मैंने दोनों साइड में एंटी लॉग ले लिया, ठीक है, तो अब यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, 1 को इग्नोर करो, 0.12 में 6 की वैल्यू देखो, तो लीजिए बेटा मैं एंटी लॉग टेबल में आ गया हूं। 0.12 में 6 की वैल्यू है 1337 प्लस 5 का मीन डिफरेंस यहां पे जोड़ेंगे और वो है 2, तो बेटा ये आ रहा है 1339। बेटा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 1, तो डेसिमल लगाऊंगा 2 डिजिट के बाद, तो लीजिए बेटा मैंने 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 13.39। 13.39। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर मैं एक बार में, अगर मैं टोटल 30 यूनिट्स बनाता हूं, बेटा अगर मैं टोटल 30 यूनिट्स बनाता हूं तो जो मेरे एवरेज लेबर आवर्स पर यूनिट होंगे वो 13.39 होंगे। तो इसका मतलब 30 यूनिट्स बनाने में जो टोटल टाइम मुझे लगेगा वो लगेगा 401.7 आवर्स। 401.7 आवर्स। अब कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर मैं टोटल 50 यूनिट्स बनाऊंगा तो एवरेज लेबर आवर्स और टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे, तो लीजिए फॉर 50 यूनिट्स। आइए बेटा 50 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करें। y इज इक्वल्स टू, पहली यूनिट बनाने में मुझे 40 आवर्स का टाइम लगा। अब मैं ये काम 50 टाइम्स कर चुका हूं और मेरा लर्निंग कर्व कॉफिशिएंट है -0.322। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। log y इज इक्वल्स टू log 40 माइनस 0.322 log 50, तो यहां पे हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू 1.6021 माइनस 0.322
इंटू log 50, 2 डिजिट है तो आ जाएगा 1 पॉइंट, और 50 की लॉग वैल्यू अगर अपन लोग देखनी है अपने को, तो अपन देखेंगे 50 में 0, और 50 में 0 की वैल्यू है 6990। ठीक है, तो आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू 0.322 इंटू 1.699 माइनस 1.6021, तो आ जाएगा बेटा 1.0550, 1.0550। अब दोनों तरफ अगर अपन एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.0550, तो y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग देखो 0.05 में 5, तो लीजिए बेटा एंटी लॉग देखेंगे 0.05 में 5, और वो है 1135, 1135। तो मैंने 0.05 में 5 की वैल्यू देखी, वो आ रही है 1135, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 1, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे 11.35। ठीक, तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं टोटल 50 यूनिट्स बनाता हूं तो मुझे एक यूनिट बनाने में जो एवरेज टाइम लगेगा, वो एवरेज टाइम मुझे लगेगा कितना, 11.35 आवर्स का। और बेटा एक यूनिट बनाने में अगर 11.35 आवर्स लगते हैं तो टोटल 50 यूनिट्स बनाने में टाइम लगेगा 567.5 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगेगा, 567.5 आवर्स। ठीक है, अब जरा सुनो, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि पहले 30 यूनिट बनाने की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बताओ, पहली बात। नंबर 2, दूसरा मुझसे पूछा गया कि अगर 30 यूनिट के बाद और 20 यूनिट का ऑर्डर आता है तो उस दूसरे ऑर्डर की सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में पूछा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स के पहले ऑर्डर की एवरेज कॉस्ट मुझे बतानी है। सबसे पहला बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। तो बेटा आप डायरेक्ट मटेरियल्स की बात करें तो एक यूनिट बनाने में 60 रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल लगता है, तो बेटा 30 यूनिट्स बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 1800 का। डायरेक्ट लेबर की बात करें बेटा, पहले 30 यूनिट्स बनाने में हमें टोटल 401.7 आवर्स लगने हैं, और बेटा एक घंटे की रेट है 6 रुपीस, तो 401.7 इंटू 6, ये आ गया है 2410.20। देन वेरिएबल ओवरहेड्स। बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे लगे हैं एक घंटे के 1 रुपए, तो 401.70 इंटू 1, तो 401.70। और इसके बाद में बेटा लास्ट है फिक्स्ड ओवरहेड। तो बेटा पहले 30 यूनिट बनाने में हमें टाइम लगा है 401.70 आवर्स, और बेटा हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट कर रखा है कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर कितना है, 5 रुपीस, तो 401.7 इंटू 5, तो ये आ गया है 2008.50। तो लीजिए बेटा मेरे पास कुल मिला के 30 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आ गई है,
और बेटा 30 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है 6620.40। तो बेटा मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो आ गई है 6620.40। टोटल कॉस्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स से, और बेटा मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 30, तो मेरे पास आएगा कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा 220.68। तो लीजिए बेटा मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट मुझसे पूछा था और मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 220.68। 220.68। अब क्वेश्चन मुझसे कहता है कि अगर 30 यूनिट्स के इस इनिशियल ऑर्डर के बाद 20 यूनिट्स का ऑर्डर और आ जाता है तो हम क्या सेलिंग प्राइस रखें कि हमें सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी निकाल देते हैं पॉइंट नंबर बी। हाँ जी, सेलिंग प्राइस ऑफ रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स। हाँ जी बेटा मेरे पास 20 यूनिट्स का रिपीट ऑर्डर आया है, तो यहां पे आएगा डायरेक्ट मटेरियल। बेटा एक यूनिट बनाने में अगर 60 रुपीस का डायरेक्ट मटेरियल लगता है तो 20 यूनिट्स बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 1200 का। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो जरा सोचो, 30 यूनिट्स 50 यूनिट्स बनाने का काम पूरा हुआ 567.5 आवर्स में। 50 यूनिट्स टोटल बनाने का काम 567.5 आवर्स में पूरा हुआ, और 30 यूनिट्स बनाने का काम पूरा हुआ था 401.7 आवर्स में। तो इसका मतलब 30 के बाद जो बाकी के 20 यूनिट्स बनाए, उन 20 यूनिट्स को बनाने में हमें टाइम लगा 165.8 आवर्स। बेटा एक घंटे की जो रेट है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 6 रुपीस। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो बेटा वेरिएबल ओवरहेड है ₹1 पर आवर, तो 165.8 आवर्स का 1 रुपीस। जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है वो है 1 लेबर आवर का 5 रुपीस, तो 165.8 आवर्स का कितना? ठीक है, तो 165.8 इंटू 6 यह आ जाएगा 994.8। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 165.8, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 829। बेटा यदि हम इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और बेटा जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो आएगी 3189.6। कितनी? 3189.6। इसमें प्लस करेंगे प्रॉफिट, और बेटा टोटल कॉस्ट में अगर मैंने प्रॉफिट को जोड़ दिया तो मेरे पास आ जाएगी सेलिंग प्राइस। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर सेलिंग प्राइस है 100 तो मुझे सेलिंग प्राइस का 25% प्रॉफिट कमाना है, 25। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट है 25, तो कॉस्ट है 75। 75 की कॉस्ट है तो 25 का प्रॉफिट है। यदि 3189.60 की कॉस्ट है तो बताइए प्रॉफिट कितना? 1063.20।
और सेलिंग प्राइस आएगी 4252.80। तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 4252.80 और क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन ने मुझसे बोला पहले 30 यूनिट के ऑर्डर की कॉस्ट पर यूनिट निकालो, और दूसरा क्वेश्चन पूछा 30 के बाद में फिर अगर और 20 यूनिट्स का ऑर्डर आता है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मैंने वो भी निकाल दी। और ध्यान रखना मैंने फिक्स्ड ओवरहेड को क्यों लिया, क्योंकि यहां एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच लगाने को बोला है। ठीक है, ओके। तो लीजिए बेटा, ये भी काम हमारा हो गया है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं जो आप लोगों को करके लेके आने हैं। आपको करके लाना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आप लोगों को करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को करके लाना है। देखिए बेटा होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी आप लोगों को करना है। ठीक, ओके जी। इसके अलावा बेटा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 करना है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी आप लोगों को करके लेके आना है। ठीक है, बस 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये पक्के से करके लाना। ठीक, और इनको मैं डिस्कस करूंगा अपनी अगली क्लास में और आगे के सवाल करेंगे। ठीक, होप हम लोग अपनी आगे की क्लास में ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा तो हम लोग वो अपनी अगली क्लास में कवर करके नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन पक्का से करके लेके आने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। बाय बाय।